Best attitude towards accounting with Pioneer. आनंद मंगल। मजे में। आज का अपना टॉपिक है कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, रिजर्व, प्रोविजन एंड सीक्रेट रिजर्व। कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, रिजर्व, प्रोविजन एंड सीक्रेट रिजर्व। ठीक है, कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, रिजर्व एंड प्रोविजंस। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, तो अकाउंटिंग में क्या क्या करते हैं भैया, कुछ भी होता नहीं है। हम हमारे सबसे पहले प्राइमरी बुक जनरल के अंदर का ट्रांजैक्शन इवेंट जो भी है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंडरी बुक में हम उसको क्लासिफाई कर देते हैं, जनरल से लेजर पोस्टिंग कर देते हैं। ईयर एंडिंग में सारे लेजर की टोटलिंग बैलेंसिंग करके ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। बराबर है। ट्रायल बैलेंस से हम साल के में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। बराबर। तो जनरल से लेजर से ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में नॉर्मली हम तीन चीजें बनाते हैं। नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, नंबर 2 P&L अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस शीट। तो ये अकाउंटिंग है, इंडिया का ट्रैफिक नहीं है कि कोई भी कहीं से भी घुस जाएगा। अकाउंटिंग में एंट्री केवल नहीं से होती है, आप तो केवल एंट्री पास कर दो, जो भी हुआ है वो बेसिक ट्रांजैक्शन हो, वो एरर हो तो उसको रेक्टिफाई करने की एंट्री हो, वो एडजस्टमेंट एंट्री हो, वो ओपनिंग एंट्री हो, वो क्लोजिंग एंट्री हो, कुछ भी हो वो आप रिकॉर्ड करो बस। बाकी ऑटोमेटिक प्लान है अकाउंटिंग। जनरल एंट्री हो गई तो उससे लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। बराबर। तो फाइनल अकाउंट में कोई भी फिगर कहां से आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस से, ट्रायल बैलेंस में फिगर कहां से आ रहा है तो लेजर से, लेजर में कोई भी फिगर कहां से आ रहा है तो जनरल से। बस यहीं से एंट्री है, बीच में कहीं कोई एंट्री नहीं है। बराबर। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, जिस टॉपिक पे अपन बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे आते हैं अपन डायरेक्ट। अब बैलेंस शीट में क्या आता है, असेट्स और लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में असेट्स और लायबिलिटीज के फिगर कहां से आते हैं, ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस में फिगर आते हैं लेजर से, लेजर में फिगर आते हैं जनरल से, जनरल से लेके बैलेंस शीट। बस ये अकाउंटिंग प्रोसेस है, सर्कल है। यहां तक बात क्लियर। लेकिन हमारा पॉइंट ये नहीं है, हमारा पॉइंट है कंटिंजेंट एसेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट एसेट्स और लायबिलिटीज किसको कहते हैं और कहां आएगा। तो सबसे पहला शब्द ही हो गया कंटिंजेंट, मतलब संदिग्ध। ठीक है कि नहीं। तो वो अभी कंटिंजेंट है, असेट्स भी है या फिर वो लायबिलिटी भी है। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को समझने के लिए 5 वर्ड आपको स्पेशली समझना पड़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे पास्ट, नंबर 2 फ्यूचर, नंबर 2 के बाद में नंबर 3 मे बी और मे नॉट बी, नंबर 4 अमाउंट और नंबर 5 नॉट इन आवर कंट्रोल, नॉट इन माय कंट्रोल। बराबर। तो पास्ट, फ्यूचर, मे बी और नॉट, अमाउंट और नॉट इन माय कंट्रोल, आवर कंट्रोल। क्लियर हो गई बात। पास्ट में हुए किसी इवेंट के कारण फ्यूचर में कोई लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है, लॉस हो सकता है, पेमेंट करना पड़ सकता है। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एक सेकंड के लिए मान लो कि लॉस होने वाला है, तो वो लॉस का अमाउंट क्या होगा तो क्या पता नहीं है यार। ठीक है। और अब आप क्या कर रहे हो तो कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। तो जब अमाउंट पता नहीं है, आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, तो अमाउंट क्लियर नहीं है जब तक अकाउंटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग एस्टिमेटेड बेसिस पे, अनुमानों के आधार पर नहीं होती है। एग्जैक्ट फिगर चाहिए अकाउंटिंग के लिए। बराबर है। तो ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग में जनरल में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी एंट्री पास नहीं हो सकती। जनरल नहीं तो लेजर नहीं, लेजर नहीं तो ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रायल बैलेंस नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में भी नहीं। बराबर। तो फिर ये कहां आएगा तो कि यार अकाउंटिंग में तो नहीं आएगा, लेकिन हम इसको इट्स डिस्क्लोज्ड इन फुटनोट, फुटनोट में
नोट्स टू अकाउंट में या अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में हम इसको डिस्क्लोज करेंगे। खाली हमारे बैलेंस शीट के बाहर फुट नोट में, नोट्स टू अकाउंट्स में या अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में जो भी आपके रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आप रेडी करते हो, वहां पे कंपनी है तो नोट्स टू अकाउंट में, या और कोई लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करना हो तो अकाउंटिंग रिपोर्ट के अंतर्गत, और सोल ट्रेड या पार्टनरशिप है तो बैलेंस शीट के बाहर, बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। बराबर है? तो कंटीजेंट एसेट्स और कंटीजेंट लायबिलिटी अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, फुट नोट में, अकाउंटिंग रिपोर्ट में, नोट्स टू अकाउंट्स में आएगा। ठीक है? क्यों आएगा भैया? क्योंकि ए इज फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट फुल्ली डिस्क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रिंसिपल्स। ए इज फर्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट ये कहता है कि आप किन अकाउंटिंग पॉलिसीज को, किन कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, या और भी कोई मैटर है तो वो चीजें सब आपको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। फुल्ली डिस्क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, प्रिंसिपल्स एंड मेनी मोर। तो सारी चीजें आपको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है? नहीं करें तो अगर आपके डिस्क्लोज ना करने के कारण किसी भी थर्ड पार्टी को फाइनेंशियल टर्म में कोई लॉस होगा तो वो आपके ऊपर क्लेम करेगा, ब्लेम करेगा। आपने बताया नहीं था, आप बता देते तो हमेशा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते। आपके ना बताने के कारण जो चीजें आपको डिस्क्लोज करना थी वो आपने डिस्क्लोज नहीं करी। आपके डिस्क्लोज नहीं करने के कारण हमको ये तकलीफ आ गई है, इतने रुपए का लॉस हुआ है, तो वो आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा। ठीक है? तो आपको डिस्क्लोज कर देना चाहिए, बस अपन इतना बोलेंगे। और यदि डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो किसी भी थर्ड पार्टी को यदि फाइनेंशियल टर्म में, मॉनेटरी टर्म में कोई लॉस होगा तो वो आपके ऊपर क्लेम, ब्लेम करेगा और आपको उसको एडमिट करना पड़ेगा। ठीक है? अब यार कहते किसको, फिर भी अभी भी बात समझ में नहीं आई। तो डिस्प्यूट वाले जितने भी मैटर है, कोई मेरा मामला कोर्ट में चल रहा है जिसमें मैं केस हार सकता हूं, जीत सकता हूं। यदि मैं कोर्ट में केस हार गया तो मेरे को किसी पार्टी को कोई क्लेम, कोई कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो डिस्प्यूट वाले जितने भी मैटर है कोर्ट में, वो सारे कंटीजेंट लायबिलिटीज के एग्जांपल है, जिसमें आपको कहीं कोई लॉस बियर करना पड़ सकता है, कोई पेमेंट करना पड़ सकता है। तो वो सारे एग्जांपल कंटीजेंट लायबिलिटीज के हैं। ठीक है? मेरा कोई पुराना मान लो मेरी तेल की कंपनी है, मैं तेल बनाता हूं और बेचता हूं। मैंने दावा करा, एडवर्टाइजमेंट करा कि मेरी कंपनी का तेल लगाओगे तो बाल कभी सफेद नहीं होंगे, घने बाल हो जाएंगे। एक महाशय ने मेरी कंपनी का तेल लगा लिया और सर के सारे बाल गायब हो गए। अब वो मेरे माथे आ रहा है कि भैया मेरे माथे पे बाल ही नहीं बचे, मेरे को आपके तेल के कारण ऐसा हो गया, मेरे को 10 लाख रुपए कंपेंसेशन दो। ठीक है? तो अब ये मामला डिस्प्यूट वाला हुआ, कोर्ट में गया। तो भैया मैं क्या करूं, तेरे बाल गायब हो गए तो क्या आपने दावा करा था, आपने एडवर्टाइजमेंट करा था कि हमारी कंपनी के तेल लगाने से बाल बढ़ते हैं, बाल घने हो जाते हैं, सफेद नहीं होते हैं। तो मामला डिस्प्यूट वाला है, कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का डिसीजन कुछ भी हो सकता है, मेरे फेवर में आया तो मेरे को क्लेम नहीं देना पड़ेगा, कंपेंसेशन नहीं देना पड़ेगा। यदि मैं कोर्ट में केस हार गया तो मेरे को देना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? यदि हार गया तो क्या अमाउंट 10 लाख रुपए देना पड़ेगा? तो कि नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। वो 10,000 हो सकता है, वो 50,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, वो 2 लाख हो सकता है, वो 5 लाख हो सकता है, इवन 10 लाख भी हो सकता है। बराबर? तो मैंने जो शब्द बोले थे, पास्ट में हमारा कंपनी का तेल लगाया, वही में बाल गायब हो गए, भविष्य में अब हम कोर्ट में केस हार गए तो हमको क्लेम देना पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। अभी मे बी और मे नॉट भी, और अमाउंट अभी क्लियर नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो उसको भी मानना पड़ेगा और मेरे को भी मानना पड़ेगा। पांचों शब्दों का मतलब समझ में आ गया? ठीक है? तो एग्जाम्पल लास्ट कितने भी कानूनी मामले फाइनेंशियल टर्म के हैं तो वो कंटीजेंट एसेट्स का एग्जांपल है। नंबर 2, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, कोई मैटर
पेंडिंग में है, आपके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें आपको कोई क्लेम देना पड़ सकता है, कोई लॉस हो सकता है, तो वो भी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज का एग्जांपल है। पेंडिंग केसेस, जितने भी डिस्प्यूट वाले केस है फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड, वो भी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज का एग्जांपल है। पेंडिंग गारंटी और वारंटी, हमने कोई प्रोडक्ट की गारंटी दे रखी है, वारंटी दे रखी है कंज्यूमर्स को कि भैया कोई तकलीफ आए तो हम हैं, तो हमने जो गारंटी दे रखी है वो हो सकता है हमको उसको कंपेंसेट करना पड़े, नहीं भी करना पड़े। हमने तो प्रोडक्ट बेच दिए और गारंटी दी है, वारंटी दी है, ठीक है ना। अब मान लो मेरी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में रेफ्रिजरेटर बनाता हूँ और सेल करता हूँ, 10,000 का एक रेफ्रिजरेटर मेरी कंपनी बना के सेल कर दी है, और हर रेफ्रिजरेटर में हमारी गारंटी होती है, वारंटी भी होती है कि भैया अगर कोई तकलीफ आए तो हम हैं। तो अब 1000 अगर रेफ्रिजरेटर बेचते हैं हम, तो हमारा पुराना रिकॉर्ड ये बताता है तो 100 कस्टमर्स को प्रॉब्लम आती है, और जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ऑन एन एवरेज हमको 1000 रुपीज एक्सपेंसेस होता है। तो हम उसका एक अनुमान लगा लेते हैं कि यार यदि कोई कंज्यूमर को, कोई कस्टमर को प्रॉब्लम आई तो इतना अमाउंट देना पड़ सकता है, उसके रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है, तो हमारा लॉस हो सकता है किसी कस्टमर को प्रॉब्लम ना आए, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा कस्टमर्स को भी प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, ठीक है। तो गारंटी वारंटी, मैंने बैंक से लोन लिया और मेरे ससुर जी ने मेरी गारंटी दे दी, ठीक है ना, देना ही पड़ेगी, चोरी दी है तो गारंटी क्यों नहीं देंगे। अब मैंने 10 लाख का बैंक से लोन ले लिया, अब ससुर जी की रात की नींद खराब हो गई कि भैया दामाद जी पैसे जमा कराएंगे कि नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे तो 10 लाख रुपए बैंक को मेरी जेब से देना पड़ेंगे, करा देंगे तो नहीं देना पड़ेंगे, यदि 50% जमा कराए तो 50% मेरे को देना पड़ेंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है, और ससुर जी के हाथ में कुछ भी नहीं है, अब जो भी करेंगे वो दामाद जी करेंगे, बराबर है कि नहीं। अगले नंबर पे डिस्काउंटेड और इंडोर्स करे हुए बिल, कोई बिल हमारे को रिसीव हुआ था, वो बिल हमने किसी को इंडोर्स कर दिया है या कहीं से डिस्काउंटेड करा लिया है, तो जब तक उस बिल की मैच्योरिटी डेट पे थर्ड पार्टी के हाथ में एक्सेप्टर से अमाउंट रिसीव नहीं हो जाता, जब तक हम टेंशन में ही है यार पार्टी पेमेंट करेगी कि नहीं करेगी, बिल डिसऑनर्ड नहीं हो जाए, सामने वाली पार्टी एक्सेप्टर इंस्टॉलमेंट नहीं हो जाए, यदि वो ऐसा हो गया तो फिर पेमेंट हमको हमारी जेब से वापस करना पड़ेगा। तो सम एग्जांपल्स ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज, बात समझ में आ गए। अब अपन बात करते हैं कंटिंजेंट एसेट्स, तो यही पॉइंट जस्ट इसका अपोजिट पॉइंट, पास्ट में हुए किसी इवेंट के कारण फ्यूचर में कोई इनकम हो सकती है, कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई अमाउंट आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा कंफर्म नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, सपोज करो आने ही वाला है तो वो अमाउंट क्या होगा अभी हमको क्लियर नहीं है और हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये एग्जांपल हो गया कंटिंजेंट एसेट्स का, बराबर। मामला हमने किसी के अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर रखा है, हमने क्लेम कर रखा है, तो हो सकता है हम कोर्ट में केस जीत जाए या हार जाए, जीत जाएंगे तो पैसे मिलेंगे, हार जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, क्या वही अमाउंट मिलेगा जो आपने क्लेम कर रखा है, तो हो सकता है वो उससे कम भी हो सकता है और वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो कंटिंजेंट एसेट्स के लिए भी हमारे सेम स्टेटमेंट रहेंगे, अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, वही फुट नोट में या नोट्स टू अकाउंट में या अकाउंटिंग रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना चाहिए ऐसा बोलेंगे, नहीं करें तो करना चाहिए, कौन बोलता है, तो एएस फर्स्ट फुल्ली डिस्क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रिंसिपल, नहीं करें तो नहीं करें तो हो सकता है कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आए, पर अपना स्टेटमेंट यही रहेगा डिस्क्लोज करना चाहिए। नहीं करने के कारण किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और यदि किसी को प्रॉब्लम आई तो वो आपको प्रॉब्लम देगा, ठीक है। मॉनेटरी टर्म में यदि किसी को कोई तकलीफ होती है तो वो आपके ऊपर क्लेम करेगा और उसको आपको एडमिट करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटीज आपको क्लियर हो गई होगी। पास्ट में हुए किसी इवेंट के कारण फ्यूचर में कोई लायबिलिटीज हो सकती है, लॉस हो सकता है, अमाउंट पेमेंट करना पड़ सकता है, होगा कि नहीं होगा भी क्लियर नहीं होगा, तो अमाउंट क्या होगा क्लियर नहीं है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज है और इसका अपोजिट पॉइंट कंटिंजेंट एसेट्स है। अब अपन बात करेंगे प्रोविजंस के ऊपर। प्रोविजन किसको कहते हैं, ठीक है, प्रोविजन एंड रिजर्व। तो पहले प्रोविजन के ऊपर
नियर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, नियर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है, कंफर्म है कि ये होएगा ही होएगा। यदि वो मालूम नहीं होगा भी सही, नहीं भी होगा तो फिर तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज बन जाती है। अब यहाँ कंफर्म हो गया है कि नियर फ्यूचर में कोई लॉस होने ही वाला है और उसका अमाउंट हमारे सामने लगभग क्लियर है। मैं कोर्ट में केस हारने वाला हूं और लगभग मेरे को 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीस का क्लेम पे करना पड़ेगा, अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो मेरे सामने अमाउंट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हो सकता है कि वो जो एस्टिमेशन आपका है और बिजनेसमैन के जो एस्टिमेशन है वो लगभग करेक्ट होते हैं। वो 1 लाख के आसपास कुछ भी फिगर हो सकता है, 95,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, 15,000, उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो आपने कहीं ना कहीं उसका अनुमान लगा लिया, एस्टिमेशन ले लिया कि इतने का एक्सपेंसेस और लॉस होने वाला है। जब अमाउंट आपको क्लियर हो गया है तो क्या हमको उसको अकाउंटिंग में कंसीडर कर लेना चाहिए? तो बिल्कुल कर लेना चाहिए। अमाउंट लगभग हमारे सामने क्लियर हो गया है तो हम उसको P&L अकाउंट में कंसीडर कर लेंगे, उसको लॉस मान लेंगे। उसके लिए बनाएंगे प्रोविजन। क्या बनाएंगे? प्रोविजन जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसमें से इतना एक्सपेंसेस और लॉस और होने वाला है। तो P&L अकाउंट के अंतर्गत हम उसको कंसीडर कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं और बोलेंगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां एंट्री करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रोविजन कहां से बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। तो बात यह आती है कि यार ये भी तो एक अनुमान ही हो गया और देखा जाए तो ये एक्रूअल कंसेप्ट का वायलेशन है। एक्रूअल कंसेप्ट का वायलेशन है, बिल्कुल लगता है। लेकिन फिर भी एक्रूअल कंसेप्ट ये बोलता है कि इनकम को इनकम उस दिन मानेंगे जिस दिन वो एक्रूड हो जाए और एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस उस दिन मानेंगे जिस दिन वो ड्यू हो जाए। तो ये एक्रूअल कंसेप्ट का वायलेशन जैसा दिख रहा है क्योंकि आप एक अनुमानित फिगर लेके अकाउंटिंग में कंसीडर कर रहे हो, उसके लिए प्रोविजन बना रहे हो। तो क्या नहीं, ये एक्रूअल कंसेप्ट का वायलेशन नहीं है। इसके पीछे एक और कंसेप्ट है, प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, इसको दो नामों से जाना जाता है, प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। ये कंसेप्ट आपको इस बात की परमिशन देता है, परमिट करता है कि नियर फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस और लॉस होने वाला है जो इस अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड है, लेकिन अमाउंट अभी एग्जैक्ट क्लियर नहीं हुआ, लेकिन होने वाला है, ये कंफर्म है और अमाउंट लगभग ये होगा। ये कंसेप्ट आपको इस बात की परमिशन देता है कि उस अमाउंट को आप कंसीडर कर लो, P&L अकाउंट में एज ए लॉस रिकॉर्ड कर लो, P&L अकाउंट में डेबिट कर दो और प्रोविजन बना लो। जैसे मेरे को मार्केट में कुछ पैसे लेना है, कुछ पैसे डूब सकते हैं, तो मैं बनाऊंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मेरे को इनकम हो रही है तो मेरे को इतना टैक्स देना पड़ सकता है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, कि भाई ये लगभग फिगर हमारे सामने क्लियर हो गया तो हम उसको कंसीडर कर लेते हैं ड्यू टू प्रूडेंस। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलेंगे, P&L अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू प्रोविजन फॉर बेड डेट, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टू प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस, टू प्रोविजन फॉर क्लेम। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई आप सबको? तो नियर फ्यूचर में कोई एक्सपेंसेस या लॉस होने वाला है जिसका अमाउंट लगभग क्लियर है तो उसको P&L अकाउंट में कंसीडर कर लेते हैं। उसके लिए अपन बनाते हैं प्रोविजन और P&L अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। उसके बाद भले ही नेट प्रॉफिट आए या नेट लॉस आए चलेगा, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि प्रॉफिट में से बनाया जाता है। प्रॉफिट में से नहीं बनाया जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बनाया जाता है। फिर उसके बाद में टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। हो सकता है नेट प्रॉफिट आए, हो सकता है नेट लॉस आए। तो नियर फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस लॉस जिसका अमाउंट लगभग क्लियर है तो उसके लिए हम प्रोविजन बना लेंगे, P&L अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। इसके पीछे कंसेप्ट है प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू प्रोविजन फॉर बेड डेट, टू प्रोविजन फॉर एनीथिंग। और उसके बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी आ सकता है, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर?
तो प्रोविजन काय काय के लिए हो सकता है, तो अभी मैंने दो तीन शब्द बोल ही दिए थे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ठीक है। और आपने एक चीज देखी होगी, स्टॉक का वैल्यूएशन हमेशा कास्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लेस पे किया जाता है। मैंने कोई गुड्स 10,000 में परचेज करा था, आज भी वो गुड्स मेरे पास रखा हुआ है अनसोल्ड गुड्स, उसकी कास्ट है 10,000, तो स्टॉक की वैल्यू क्या, अनसोल्ड गुड्स स्टॉक तो 10,000। वो मटेरियल मेरे पास रखा हुआ है, उसकी वैल्यू 10,000 है, लेकिन मार्केट में आज रेट उसके 8,000 रहेगा, तो स्टॉक का वैल्यूएशन अपन 10,000 और 8,000 व्हिच एवर इज लेस पर करते हैं, तो स्टॉक का वैल्यूएशन 8,000 पे होगा। आप स्टॉक 8,000 कंसीडर करोगे तो आपका जीपी ऑटोमेटिकली 2,000 से कम हो जाएगा, जीपी कम होगा तो एनपी भी कम हो जाएगा, मतलब आपने कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट कम कर लिया है। और यदि स्टॉक की वैल्यू 10,000 है और मार्केट में उसके रेट आज सेल करने जाए तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू 15,000 है, तो नहीं, स्टॉक का वैल्यूएशन कास्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लेस पे किया जाता है, क्योंकि अभी वो सेल हुआ नहीं है, और जब तक सेल हुआ नहीं है जब तक हम उसको बढ़ा के ओवर रिकॉर्डेड नहीं कर सकते हैं, और अगर ओवर रिकॉर्डेड कर लेंगे तो वो एक्रूअल कंसेप्ट का वायलेशन हो जाएगा, क्योंकि इनकम को इनकम उसी दिन मानेंगे जिस दिन वो एक्रूड होती है। ये प्रूडेंस कंजर्वेटिव कंसेप्ट केवल आपको इस बात के लिए परमिट करता है कि नियर फ्यूचर में होने वाले लॉस को आप कंसीडर कर लो, लेकिन इनकम को आप कंसीडर जब तक नहीं करोगे जब तक कि वो एक्रूड नहीं हो जाती है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी, कास्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लेस ड्यू टू प्रूडेंस एंड कंजर्वेटिव कंसेप्ट प्रिंसिपल, तो स्टॉक का वैल्यूएशन भी कास्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू व्हिच एवर इज लेस पर किया जाता है ड्यू टू प्रूडेंस कंजर्वेटिव कंसेप्ट। एक ही बात समझ में, एक्रूअल कंसेप्ट जो भी मैंने आपसे बात करी, इनकम को इनकम उस दिन मानेंगे जिस दिन वो एक्रूड होती है, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस उस दिन मानेंगे जिस दिन वो ड्यू होता है, लेकिन एक्सपेंसेस और लॉस के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट और है प्रूडेंस, नियर फ्यूचर में होने वाले लॉस को हम कंसीडर कर सकते हैं, उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन P&L अकाउंट में से बनाएंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, एंट्री होगी P&L अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर, लेकिन इनकम को इनकम जब तक कंसीडर नहीं करेंगे जब तक कि वो एक्रूड नहीं हो जाती, कोई भी इनकम प्रॉफिट जब तक एक्रूड नहीं होगा जब तक उसको कंसीडर नहीं करेंगे। आगे यहां तक बात क्लियर? तो अमाउंट ही क्लियर नहीं है तो फिर वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है, और अमाउंट लगभग क्लियर है कि ये लॉस होने वाला है, तो फिर उसको अकाउंटिंग में कंसीडर कर सकते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी को अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं करेंगे, फुटनोट में लिखेंगे, और जिसका अमाउंट लगभग क्लियर हो जाता है उसके लिए हम प्रोविजन बना लेते हैं, लेकिन इनकम के लिए नहीं, केवल एक्सपेंसेस और लॉस के लिए। बराबर है? अब अपन बात करेंगे रिजर्व की। तो रिजर्व काय के लिए बनाते हैं? तो फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और लॉस जो नॉन या अननोन कंटिंजेंट हो सकती है, तो फ्यूचर में होने वाले नॉन और अननोन कंटिंजेंसी, संदिग्ध कुछ भी हो सकता है, भविष्य में अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, यूं हो गया तो, वो हो गया तो, ठीक है ना। तो रिजर्व अपन क्या के लिए बनाते हैं? फ्यूचर में होने वाले नॉन और अननोन कंटिंजेंसी के लिए हम रिजर्व बनाते हैं। प्रोविजन अपन बनाते हैं नियर फ्यूचर में होने वाले लॉस के लिए जिसका अमाउंट लगभग क्लियर है, और रिजर्व हम बनाते हैं अननोन अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए। बराबर? और रिजर्व हम काय में से बनाएंगे? तो रिजर्व हम केवल प्रॉफिट में से बनाएंगे। रिजर्व हम काय में से बनाएंगे? रिजर्व केवल प्रॉफिट में से ही बनाएंगे। अगर आपकी फर्म में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके पास कंपनी में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को हम कहीं ना कहीं रिजर्व कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं।
कि यार अभी प्रॉफिट है तो एक काम करो 10,000 रुपए इसमें से इसके लिए निकाल लो, ताकि कभी भविष्य में कभी कुछ हुआ तो ये अमाउंट यूज में आ जाएगा, कभी ऐसा हो गया तो इसके लिए इतने पैसे निकाल लो। इतने एम्प्लॉय कंपनी में काम करते हैं, अभी प्रॉफिट है तो इतना अमाउंट रिजर्व कर लो, एम्प्लॉय कंपेंसेशन रिजर्व, ठीक है ना। कभी कुछ हुआ तो ये अमाउंट वो पे करने के लिए काम में आएगा, और यदि नहीं हुआ तो ये अपना है ही से। तो कहीं ना कहीं हम रिजर्व जो है प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इसलिए रिजर्व P&L अकाउंट में नहीं लिखाएगा, इट्स ए पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन मतलब लाभ का नियोजन, कि आज हमारे पास इतना प्रॉफिट है तो इसमें से इतना इसके लिए सेविंग कर लो, इतना इसके लिए सेव कर लो, इतना इसके लिए रिजर्व कर लो। बात समझ आ गई। सपोज करो मैं एक अर्निंग मेंबर हूं फैमिली के अंतर्गत, और मेरी इनकम 50,000 होती है, परिवार है मेरे साथ में, तो क्या मेरे को 50,000 पूरे एक्सपेंसेस कर देना चाहिए? क्योंकि नहीं यार, परिवार लेके बैठे हो, बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ पैसा आपके पास होना चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी अभी 50,000 की इनकम हो रही है तो उसमें से 5,000 सेव करना चाहिए। इतना बड़ा परिवार है, फैमिली है, तो कभी भी किसी के साथ में मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपके पास में कुछ उसके लिए भी फंड होना चाहिए, कभी और भी किसी चीज के लिए होना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं कि जब इनकम हो रही है तो अपने को उसमें से कहीं ना कहीं सेव कर लेना चाहिए, सरप्लस कर लेना चाहिए, रिजर्व कर लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आए तो अपन कंफर्ट जोन में रहें कि यार जब हमारी इनकम होती थी तो हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजर्व कर रखा है, एजुकेशन के लिए इतना रिजर्व है हमारे पास मेडिकल के लिए इतना पैसा पड़ा हुआ है, कभी किसी भी मेंबर के साथ कुछ होता है तो ये फंड यूज में आ जाएगा। और यदि कुछ नहीं होता तो आगे पीछे वो फंड तो फैमिली के यूज में आएगा ना, फैमिली के बेनिफिट के लिए यूज में आएगा, ठीक है। तो वैसे ही काम कंपनी में भी, तो आपके पास प्रॉफिट है तो अपन उसको रिजर्व करने की सोच रहे हैं। क्लियर? एक्यूमुलेटेड ऑफ प्रॉफिट टू स्ट्रेंथ ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। हमारा प्रॉफिट था तो हमने उसको रिजर्व कर रखा है, ताकि फ्यूचर में होने वाले कोई भी आकस्मिक घटना के लिए हम चिंतित ना हो, हम एक कंफर्ट जोन में हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में होने वाले अनएस्टिमेटेड अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए रिजर्व बनाएंगे। रिजर्व केवल प्रॉफिट में से ही बनाया जाता है, इसलिए ये एक प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन है। ये P&L अकाउंट में नहीं लिखाएगा, P&L अकाउंट के नीचे अपन एक अकाउंट और बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो 12th करके आए हैं सबको मालूम होगा, स्पेशली पार्टनरशिप और कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू जनरल रिजर्व, टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन रिजर्व, जिस भी नाम से आप रिजर्व बनाना चाहते हो, ठीक है। और रिजर्व केवल प्रॉफिट में से बनाया जाता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट है तो रिजर्व करने की सोचेंगे, प्रॉफिट नहीं होता तो रिजर्व करने की सोचेंगे भी नहीं। क्लियर? तो रिजर्व काय के लिए बनाया जाता है? फ्यूचर में होने वाले अनएस्टिमेटेड अनएक्सपेक्टेड लॉस के लिए, जिसका अमाउंट क्लियर नहीं होगा भी कि नहीं होगा ये भी क्लियर नहीं, लेकिन आज हमारे पास प्रॉफिट है तो हम कहीं ना कहीं उसको सेव कर लेते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन। P&L में नहीं लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे, और एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट या टू रिजर्व फॉर ओनली फ्रॉम प्रॉफिट। इंपॉर्टेंस ऑफ रिजर्व, रिजर्व के क्या इंपॉर्टेंस है? तो जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन कराया लगभग वही है। एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, फ्यूचर में हम एक्सपांशन करना चाहते हैं बिजनेस का, तो अभी प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से कहीं ना कहीं कुछ पैसा रिजर्व करके रखो, किसी भी पर्पस से, उसका नाम बता देना रिजर्व फॉर, ठीक है। नंबर 2, इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कि भैया प्रॉफिट है ताकि उस प्रॉफिट को पूरा डिस्ट्रीब्यूट ना करें शेयर होल्डर्स में, पार्टनर्स में, उसमें से कहीं ना कहीं कुछ पैसा होल्ड करके रखो, ताकि भविष्य में कुछ हुआ तो वो फंड यूज में आ जाएगा, हम उस फंड को यूटिलाइज कर सकते हैं। रिडम्पशन ऑफ लाइटेज, तो फ्यूचर में हमको कोई लाइटेज का रिडम्पशन करना है तो अभी प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से कुछ ना कुछ पैसा हम रिजर्व कर लेते हैं, ताकि भविष्य में फ्यूचर में हमको एकदम से टेंशन नहीं होगा। जैसे मैंने एक लोन लिया है, आफ्टर 10 इयर्स उस लोन का 10 लाख रुपीस का मेरे को पेमेंट करना है आफ्टर 10 इयर्स। तो अभी चूंकि प्रॉफिट हो रहा है तो ईयर टू ईयर हर साल के प्रॉफिट में से मैं कुछ पैसा निकाल के सेव करता जाऊं, रिजर्व करता जाऊं,
ताकि 10th ईयर के एंड में मेरे को जब उस लाइबिलिटीज का रीपेमेंट करना पड़े तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। मीटिंग अनफोर्सिन कंटिंजेंसी, अचानक कुछ भी हो जाए उसके लिए हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेविंग करके रिजर्व करके चलो प्रॉफिट में से, ताकि कभी कुछ हुआ तो ये फंड यूज में आ जाएगा। मेकिंग डिविडेंड यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो मान लो किसी ईयर में कंपनी को थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ तो कंपनी कम डिविडेंड देती है, ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो बहुत ज्यादा का डिविडेंड दे देगी, तो फ्यूचर में शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन और बढ़ेगी, और किसी ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर वो निराश होंगे। तो हम क्या करते हैं कि जिस ईयर में ज्यादा प्रॉफिट होता है उस ईयर में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड डिक्लेयर ना करते हुए हम कम ही डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, प्रॉफिट को कहीं ना कहीं रिजर्व करके रखते हैं, ताकि जिस अकाउंटिंग ईयर में कंपनी को प्रॉफिट कम हो, लॉस हो, तो उस अकाउंटिंग ईयर में भी कंपनी लगभग उतना डिविडेंड पे करने की पोजीशन में रहे। तो हम डिविडेंड को इक्वली ईयर टू ईयर डिक्लेयर कर पाए, इसलिए भी हमको रिजर्व बनाते रहना चाहिए। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट, कुछ रिजर्व बनाना लीगली कंपलसरी होता है, जैसे किसी कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं तो उनके रिडेम्पशन के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाना है, तो ऐसे कुछ रिजर्व लीगली कंपलसरी है, वो तो बनाना ही बनाना है। और सारे रिजर्व बनेंगे केवल प्रॉफिट में से, ओनली फ्रॉम प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो रिजर्व के बारे में सोचेंगे, नहीं तो रिजर्व के बारे में सोचना भी पाप है। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिजर्व, रिजर्व को नॉर्मली हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व वो होते हैं जो आपके रेवेन्यू प्रॉफिट में से आप क्रिएट करते हो, बनाते हो। इस अकाउंटिंग ईयर में हमको बिजनेस के ऑपरेशन से इतना प्रॉफिट हुआ तो इस प्रॉफिट में से इतना पैसा इसके लिए रिजर्व कर लो, इतना पैसा इसके लिए रिजर्व कर लो। तो वो जो रिजर्व बनाते हैं वो कहलाते हैं रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है। नंबर 2 होता है कैपिटल रिजर्व। तो आपकी कोई कैपिटल नेचर की इनकम हुई है, कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, तो वो कैपिटल प्रॉफिट को अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है कैपिटल इनकम कैपिटल प्रॉफिट में से, और रेवेन्यू रिजर्व क्रिएट होते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट में से। अब अपन बात करते हैं पहले रेवेन्यू रिजर्व की। रेवेन्यू रिजर्व में नंबर 1 एक रिजर्व बनाते हैं जिसका हम नाम रखते हैं जनरल रिजर्व, कि जनरली कभी कुछ हो जाए तो ये फंड उसके भी काम आ जाएगा, ये फंड उसके भी काम आ जाएगा, ऐसा हुआ तो उसमें भी यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसको हमने नाम दिया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के नाम से हमारे प्रॉफिट में से हमने जो रिजर्व कर रखा है वो कहीं पे भी कंपनी यूटिलाइज कर सकती है। और नंबर 2 स्पेसिफिक रिजर्व। तो स्पेसिफिक पर्पस से आपने कोई रिजर्व क्रिएट करा है तो वो रिजर्व नॉर्मली आप उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हो। तो रेवेन्यू रिजर्व को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। बराबर आउट ऑफ रेवेन्यू इनकम और प्रॉफिट, जैसा कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा कि रेवेन्यू रिजर्व जितने भी होंगे वो रेवेन्यू प्रॉफिट में से क्रिएट किए जाते हैं। बराबर। नंबर 2 कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व आर सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल इनकम में से क्रिएट किए जाते हैं, और कैपिटल रिजर्व जितने भी होंगे, कैपिटल इनकम जितनी भी होती है, वो कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। कैपिटल इनकम कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में से कोई भी कंपनी कभी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती है। कोई सा भी रिजर्व अगर आपने बनाया है, चाहे वो रेवेन्यू रिजर्व हो चाहे कैपिटल रिजर्व, रिजर्व हमेशा एंट्री अपन पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू रिजर्व फॉर, और रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करा है तो बैलेंस शीट में लाइटिस्ट साइड रिजर्व को डिस्क्लोज किया जाता है। कोई सा भी रिजर्व हो बैलेंस शीट में लाइटिस्ट साइड हम उसको डिस्क्लोज करते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई।
रिजर्व आर शोन ऑन द राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब अपन एंड में बात करते हैं सीक्रेट रिजर्व, और सीक्रेट रिजर्व को हिडन रिजर्व भी बुलाया था। सीक्रेट रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व को हिडन रिजर्व भी बुलाया था। तो क्या यार ये कौन सा सीक्रेट हो गया यार? भाई रिजर्व बनाते हैं, प्रॉफिट में से बनाएंगे, उसकी एंट्री भी पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू रिजर्व पार्ट, तो वो रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट होगा, रिजर्व अकाउंट मेंटेन होगा, रिजर्व अकाउंट का बैलेंस निकलेगा, बैलेंस शीट में लाइट साइड आ जाएगा। तो वो तो सीक्रेट होता ही नहीं है, वो तो ऑन पेपर नजर आता है, सबको दिखता है। तो हाँ वो तो सबको दिखता है, इसलिए तो उसको सीक्रेट रिजर्व नहीं बोलते हैं। सीक्रेट रिजर्व कुछ और होता है। तो कि ये क्या भला है, ये किस चिड़िया का नाम है? तो सीक्रेट रिजर्व बिजनेस के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है। अगर सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो गया है तो बिजनेसमैन वहां पे बढ़िया, वो एक कंफर्ट जोन में अपने आप को समझता है और उसको कंसीडर करता है, और सीक्रेट रिजर्व बिजनेस के लिए एक फेवरेबल पोजीशन है। अब वो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कैसे हो जाता है कि यार सीक्रेट रिजर्व भी बन गया और लोगों को नजर भी नहीं आया? तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होने की 3 सिचुएशन है। नंबर 1, आपने कोई एक्सपेंसेस को ओवर रिकॉर्ड कर दिया। मेरी मशीन थी 1 लाख रुपीस की, मेरे मशीनरी पे 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट P&L में जाता 10,000, तो करेक्ट प्रॉफिट और बैलेंस शीट में 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 10,000, 90,000 बैलेंस शीट में असेट्स नजर आती। लेकिन मैंने मेरी डिडक्ट लगा के डेप्रिसिएशन 15,000 चार्ज कर दो रे, तो मैंने डेप्रिसिएशन 10 की जगह कितना चार्ज कर दिया? 15,000। तो मैंने डेप्रिसिएशन का अमाउंट 10 की जगह पे 15,000 रिकॉर्ड करा है, तो प्रॉफिट मेरा 5,000 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बैलेंस शीट में मेरी असेट्स की वैल्यू 1 लाख माइनस डेप्रिसिएशन 15,000, 85,000 नजर आ रही है। तो 85,000 लोगों को नजर आ रही है, मुझे तो मालूम है कि मेरी वो असेट्स जो है उसकी वास्तव में कीमत 1 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे तो 90,000 होती है, जबकि मैंने 15,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करा है, तो मेरी बुक में असेट्स की वैल्यू 85 नजर आ रही है, जबकि उस असेट्स की एक्चुअल में आज की तारीख में 90,000 वैल्यू है। तो ये एक अच्छी सिचुएशन है। लोगों को 85 दिखे तो दिखे, मेरे को मालूम है कि मेरे पास में जो असेट्स है उसकी एक्चुअल प्राइस 90,000। क्लियर? तो अगर आपने कोई भी एक्सपेंसेस को ओवर रिकॉर्ड कर दिया है तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट कम हो गया, असेट्स की वैल्यू कम हो गई ऑन पेपर, जबकि वो ऐसा है नहीं। आपका प्रॉफिट जो ऑन पेपर नजर आ रहा है उससे ज्यादा है, और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो ऑन पेपर नजर आ रही है उससे बेटर है। ठीक है? नंबर 2, असेट्स का अंडर वैल्यूएशन कर दिया। जिससे मैंने अभी बताया था कि मेरे पास में स्टॉक रखा हुआ है 10,000 का, स्टॉक की वैल्यू है 10,000 और मार्केट में भी उसकी कीमत 10,000 ही है, लेकिन मैंने स्टॉक का वैल्यूएशन करते समय कोई ऐसी अप्रोच फॉलो कर ली, कोई ऐसी मेथड फॉलो कर ली और मेरी 1.5 अक्कल लगा के मैंने स्टॉक की वैल्यू कंसीडर करी है, ऑन पेपर एंट्री पास करी 8,000 से। तो 10,000 के स्टॉक की वैल्यू को मैंने ऑन पेपर 8,000 डिस्क्लोज करा, एंट्री पास करी। तो 10,000 की जगह 8,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, मतलब स्टॉक की वैल्यू 2,000 कम, तो जीपी कम होगा, जीपी कम होगा तो एनपी भी कम होगा, और वो फिगर बैलेंस शीट में असेट साइड 8,000 ही रिकॉर्ड होगा। जबकि हमको मालूम है कि हमारा स्टॉक 8,000 का नहीं है, वास्तव में 10,000 का है। बराबर? तो एक्सपेंसेस ओवर रिकॉर्ड कर दिए तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो गया, असेट्स का अंडर वैल्यूएशन कर लिया तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो गया, जो कि ऑन पेपर नजर नहीं आ रहा है जबकि है, और लाइटेज का अंडर वैल्यूएशन कर लिया तो भी सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो गया। मान लो मेरा कोई डिस्प्यूट वाला मामला कोर्ट में चल रहा है और मैं उसमें केस हारने वाला हूं, और मेरे को लगभग लायर से मैंने बात करी तो उसका कहना था कि यार सामने वाले ने डिमांड जो करी है, क्लेम जो करा है अपने ऊपर, वो 2 लाख रुपए का है, 2 लाख का, जबकि ये सेटलमेंट 50,000 में हो जाएगा, जबकि ये सेटलमेंट 50,000 में हो जाएगा। पर मैंने लायर की बात नहीं मानी, मैंने कहा यार ये तो कोर्ट में केस अपन हारने ही वाले हैं, 2 लाख रुपए तक का क्लेम देना पड़ सकता है, तो मैंने प्रोविजन फॉर क्लेम P&L अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया, एंट्री पास कर ली, प्रोविजन क्रिएट कर लिया 2 लाख से। तो जहां एस्टिमेटेड लॉस 50,000 था, मैंने वहां पे 2 लाख कंसीडर कर लिया।
तो वो जो प्रोविजन है बैलेंस शीट में लाइटिस साइड में 2 लाख आ रहा है, जबकि कोर्ट का जब डिसीजन आएगा तो वो 50,000 के आसपास आएगा। पर मैंने तो ओवर रिकॉर्डेड कर लिया, अपना प्रॉफिट कम कर दिया और लाइटिस बढ़ा के बता दी। तो कहीं ना कहीं मेरी लाइटिस ऑन पेपर नजर आ रही है 2 लाख, जबकि जब भी सेटलमेंट होगा नियर फ्यूचर में मेरे को 50,000 के समथिंग कोई अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 1,50,000 मैंने सरप्लस कर रखा है क्योंकि मैंने जब प्रोविजन क्रिएट करा था तो मैंने अपने प्रॉफिट को 2 लाख से माइनस कर दिया था। क्लियर? तो सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाता है, हम उसकी कोई एंट्री पास नहीं करते हैं, और वो क्रिएट होने की 3 सिचुएशन है। एक्सपेंसेस को ओवर रिकॉर्ड कर दिया, लाइटिज को ओवर रिकॉर्ड कर दिया, लाइटिज का ओवर वैल्यूएशन कर लिया, या फिर असेट्स का अंडर वैल्यूएशन कर लिया। इन तीनों सिचुएशन में ऑन पेपर कुछ और नजर आ रहा है जबकि एक्चुअल में कुछ और है, और वो आपकी एक्चुअल पोजीशन जो ऑन पेपर नजर आ रही है उससे बेटर है, और बेटर है तो बढ़िया बात है। इसीलिए मैंने एक शब्द यूज करा था, एक वर्ड यूज करा था कि सीक्रेट रिजर्व बिजनेस के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। बराबर? मेरी जेब में आज 2,000 रुपीज रखे हुए हैं, जबकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह को सबको मालूम है कि इसकी जेब में तो अमाउंट ही नहीं है, तो मैं भी चुप हूं। मैंने कहा हाँ ठीक है भैया, नहीं है यार, आप कुछ भी सोचो, लेकिन मेरे को मालूम है कि मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे पास फंड है, कभी भी कोई तकलीफ आएगी तो वो फंड यूज में आ जाएगा। तो वो सीक्रेट है, लोगों को लग नहीं रहा है, लोगों को लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, जबकि एक्चुअल में है, और जो लोगों को लग रहा है उससे बेटर है, उससे ज्यादा है, तो वहां हम साइलेंट रहते हैं। वो हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन है। उसको हमारी भाषा में बोला जाता है छुपा रुस्तम, जितना दिख रहा है उससे बेटर है। ठीक है, आज का अपना लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। थैंक यू।